हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारे वादे के अनुसार कंप्यूटर कोर्स का पहला वीडियो लेकर मैं उपस्थित हो चुका हूँ। हम राजीव लामा है और आप मेरे साथ कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं। ओके, तो बिना किसी देरी किए हुए आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल का क्लास 1 सीखने जा रहे हैं। लर्न कंप्यूटर विद राजीव लामा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। ओके, तो मैं आपके स्क्रीन के सामने दिखा रहा हूँ, ये है कंप्यूटर। ओके, तो चलो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस विच एक्सेप्ट एंड स्टोर डेटा इनपुट। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो क्या करता है? डेटा को एक्सेप्ट करता है और डेटा को स्टोर करता है। प्रोसेस द डेटा इनपुट, और जो इनपुट हम लोग कंप्यूटर को देते हैं उसको प्रोसेस करता है। एंड जेनरेट्स द आउटपुट इन अ रिक्वायर्ड फॉर्मेट, और जो जरूरी है उस फॉर्मेट में वो क्या करता है? आउटपुट हम लोग को देता है। इसी को हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। कुछ फुल फॉर्म इस प्रकार है: कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली। ओके, देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आप लोगों को कंप्यूटर कैसे डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ओके, ये बताया कि दोस्तों कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड इलेक्ट्रिकल आइटम क्या क्या है। तो मैं आप लोगों को ये कन्फ्यूजन भी दूर करने जा रहा हूँ। देखिए, इन डिवाइस को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बोलते हैं। जैसे घड़ी हुआ, मॉनिटर हुआ, मोबाइल हुआ, ये क्या है? सब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ओके, और इलेक्ट्रिकल आइटम क्या क्या है? ये बल्ब, वायर, स्विच बोर्ड, ये सब इलेक्ट्रिकल आइटम है। ओके, तो इन चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और इलेक्ट्रिकल क्या है। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग ये समझ चुके कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस क्या क्या है, और इलेक्ट्रिकल आइटम क्या क्या है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के कार्य, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। ओके, देखिए, सबसे पहले टेक्स डेटा एज अ इनपुट। कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को एज अ इनपुट लेता है। ओके, स्टोर द डेटा, इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड यूज देम एज रिक्वायर्ड। ओके, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को एज अ इनपुट रखता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी, और कंप्यूटर के मेमोरी को ये पहले से इंस्ट्रक्शन किया होता है कि तुम्हें कैसे कैसे डेटा मिलने पर क्या करना है, ये डेटा मिलने पर क्या करना है, उसको पहले ही बोला हुआ होता है। खुद से निर्णय नहीं लेता है, उसको पहले ही ये चीज बोला हुआ होता है। ओके, प्रोसेस द डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। वो क्या करता है? उसको जो इंस्ट्रक्शन दिया होता है उस इंस्ट्रक्शन के आधार पर वो इधर प्रोसेस करता है और जेनरेट्स द आउटपुट। वो क्या करता है? आउटपुट को जनरेट करता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार के डायग्राम के जरिए मैं आप लोगों को और समझाने जा रहा हूँ। देखिए, कंप्यूटर है, क्या करता है? इनपुट लेता है, उसके बाद प्रोसेस करता है, उसके बाद वो क्या करता है? आउटपुट देता है। ओके, अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि हम लोग कंप्यूटर में इनपुट कैसे करते हैं और किसके जरिए इनपुट करते हैं। ओके, तो इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। देखिए, ये सारा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये सारा इनपुट डिवाइस है जिन डिवाइस के द्वारा हम लोग कंप्यूटर के भीतर डेटा भेजते हैं कैसे? जैसे मतलब देखिए, मान लो मैं कंप्यूटर को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे कंप्यूटर को मैं कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा हूँ, सिंपल कैलकुलेशन 2+2। ओके, तो मैं क्या करता हूँ? कीबोर्ड से 2+2 डालता हूँ, तो जब मैं उसको इक्वल टू करता हूँ वो मुझे उसका आंसर देता है। इसीलिए इसको हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ओके, तो उसी प्रकार से जब हम लोग कंप्यूटर का डेटा भेजते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जब कंप्यूटर हम लोग को रिजल्ट देता है, और जिस डिवाइस में रिजल्ट देता है उस डिवाइस को हम लोग आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे मॉनिटर हुआ, जो भी काम करते हैं हम लोग मॉनिटर में देखते हैं। और मान लो कोई हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और उसका मुझे प्रिंट करके निकालना है, तो वो प्रिंटर में प्रिंट करके डेटा हम लोग को देता है। मान लो कोई सॉन्ग्स को हम लोग को सुनना है, तो हम लोग हेडफोन के जरिए, स्पीकर के जरिए सॉन्ग्स को सुनते हैं, वो हम लोग को क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा दोस्तों? फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ तो इस वीडियो को और एक बार रिमाइंड करके देख सकते हैं आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के क्या क्या लाभ है। ओके, सबसे पहले देखिए थे हाई स्पीड, तेज रफ्तार वाला। कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट डिवाइस। सचमुच ही कंप्यूटर बहुत ही फास्ट डिवाइस है और कंप्यूटर बहुत ही तेजी से काम करता है। ओके, अगर एक मनुष्य के तुलना में
कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करता है। जैसे एज ए एग्जांपल मैंने एक आदमी को 569 मल्टीप्लाई बाई 265 मल्टीप्लाई करने के लिए दिया, ओके। वो मल्टीप्लाई करके देगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग, थोड़ा सा समय लेगा। लेकिन यही चीज़ अगर मैं कंप्यूटर का करने के लिए दूंगा ना, तो कंप्यूटर चुटकी में वो हम लोग करके बता देगा, ओके। इवन कंप्यूटर माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड में भी काम करता है, ओके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड, ये 3 टर्म्स, एक नया टर्म्स लग रहा है आप लोगों को, मैं इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो ये रहा, देखो माइक्रो सेकेंड्स। माइक्रो सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिलियन ऑफ सेकेंड। हम लोग सब जानते हैं 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, ओके। 10 लाख सेकेंड इज इक्वल टू 1 माइक्रो सेकेंड होता है। उसके बाद नैनो सेकेंड 1 बिलियन ऑफ सेकेंड्स, मतलब 100 करोड़ सेकेंड इज इक्वल टू 1 नैनो सेकेंड। उसके बाद है पिको सेकेंड 1 ट्रिलियन ऑफ सेकेंड, मतलब 1 लाख करोड़ सेकेंड इज इक्वल टू 1 पिको सेकेंड होता है। तो इतना जल्दी जल्दी वो काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूरेसी। देखिए शुद्धता, सचमुच कंप्यूटर बहुत एक्यूरेट आंसर देता है, कभी भी कंप्यूटर गलती नहीं करता है। लेकिन एक केसेस में वो हम लोग को गलती करता है। जैसे मान लो मैं 2 डिजिट का मैं एडिशन करना चाहता हूँ, 2 + 2। मैं आंसर क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, मैं आंसर एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि मुझे वो 4 मिलेगा, लेकिन मैंने गलती से 2 + 2 के जगह 2 + 3 डाल दिया, तो मुझे वो क्या आंसर देगा, 5, ओके। हालांकि मेरे अनुसार मैं तो चाहता हूँ 2 + 2, लेकिन कंप्यूटर आंसर क्या कर रहा है, 5। देखिए इसमें कंप्यूटर की गलती नहीं, इसमें हम लोग को गलती है। तो इस केसेस में कंप्यूटर हम लोग को गलत आंसर भी देता है। कब देता है, जब मैं इनपुट ही गलत डालूँ, ओके। तो एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर में हाई स्पीड और एक्यूरेसी, ये 2 चीज़ जाना हम लोग ने, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए भंडारण क्षमता, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता है। कंप्यूटर आने से पहले कोई भी ऑफिस हो, कोई भी गवर्नमेंट कार्यालय हो, ओके, वहाँ पर फाइलों में काम किया जाता था, ओके, रजिस्टर में काम किया जाता था, फाइलों में काम किया जाता था, और उन फाइलों को रखने के लिए बड़ा बड़ा गोडाउन चाहिए होता था। लेकिन जब से कंप्यूटर आया, तब से क्या हो गया, वो एक छोटा सा डेस्कटॉप के भीतर ही सारा डेटा रहता है, ओके। और डेटा के किसी भी फॉर्म में आप रख सकते हैं, जैसे इमेज के फॉर्म में रख सकते हो, फोटो रख सकते हो कंप्यूटर के भीतर, वीडियो रख सकते हो, टेक्स्ट रख सकते हो, कोई भी ऑडियो रख सकते हो, ओके। इसीलिए इसमें बहुत सारा स्टोरेज कैपेसिटी होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आशा करता हूँ ये मतलब मैं जो समझा रहा हूँ आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डिलीजेंस, परिश्रम। कंप्यूटर बहुत ही मेहनती होता है। अगर मनुष्य के साथ कंप्यूटर को तुलना किया जाए तो कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा मेहनती होता है। एक मनुष्य, एक आदमी कितना घंटा काम कर सकता है, मैक्स टू मैक्स 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा। लेकिन अगर कंप्यूटर को आप 24 घंटा भी काम करने के लिए बोलेंगे, वो 24 घंटे ही काम करेगा, और कभी भी वो आपको कंप्लेन नहीं करेगा, टायर्ड नहीं होगा, एकदम पूरा उसी रफ्तार के साथ, उसी तेजी के साथ वो काम करते जाता है। इसीलिए इसका एडवांटेज है डिलीजेंस, ओके। तो आगे बढ़ते, नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा। देखिए कंप्यूटर में बहुत सारा वर्सेटाइल मशीन है, बहुत सारा प्रतिभा है। देखिए एक कंप्यूटर बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए एक कंप्यूटर में हम लोग गाना सुन सकते हैं, ओके, कोई भी वीडियो देख सकते हैं। मान लो मुझे फोटो एडिटिंग करना पड़ा, फोटो एडिटिंग कर सकता हूँ। मान लो मुझे कोई एक लेटर लिखना, मेरा काम है, मुझे एक लेटर लिखना है तो लेटर भी बना सकता हूँ। मान लो मुझे कोई हिसाब किताब का काम करना है तो हिसाब किताब भी कर सकता हूँ मैं, ओके। तो एक कंप्यूटर बहुत करता है, इसीलिए कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन बोला गया है, ओके। उसके बाद है रिलायबिलिटी, विश्वसनीय। सचमुच ही हम लोग कंप्यूटर को विश्वास कर सकते हैं। कंप्यूटर में जो भी कैलकुलेशन होता है, कंप्यूटर में जो भी काम करता है, हम लोग उसको आंख बंद करके विश्वास करते हैं। इसीलिए इसका एक सुंदर सा पॉइंट है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, ओके। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट। सचमुच ही कंप्यूटर आने के बाद, हम लोग कंप्यूटर आने से पहले कोई भी कार्यालय हो, कोई भी बैंक हो, जहाँ पर फाइलों में काम होता था, रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ता था हर डेटा। लेकिन कंप्यूटर आने के बाद क्या हुआ, पेपर वर्क, जो भी पेपर वर्क होता था वो रिड्यूस हो गया, और जितना भी पेपर वर्क के लिए जो भी खर्चा होता था वो खर्चा क्या हो गया, कम हो गया है। तो ये है कंप्यूटर का कुछ लाभ। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक कंप्यूटर का हम लोग ने सिर्फ कंप्यूटर का एडवांटेज सीखा है, एडवांटेज जाना है, ओके। डिसएडवांटेज भी होता है कंप्यूटर का, ओके। तो कुछ पॉइंट लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ। सबसे पहले नो आईक्यू,
A computer is a machine that has no intelligence to perform any tasks. Each instruction has to be given to the computer. A computer cannot take any decision on its own. ओके इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर के पास वो ज्ञान नहीं है कि वो खुद से निर्णय ले पाए। कंप्यूटर को सारा निर्णय हम लोग को देना पड़ता है, सारा हम लोग को उसे बोलना पड़ता है कि तुम भाई ये करो, तुम भाई वो कर दो, तुम भाई ये कर दो। कंप्यूटर खुद से कोई डिसीजन नहीं लेता है। ओके दूसरा पॉइंट है डिपेंडेंसी। कंप्यूटर कंप्लीटली हम लोग के ऊपर डिपेंड होता है, कंप्लीटली ह्यूमन के ऊपर डिपेंड होता है। वो कुछ भी काम अपना मर्जी से नहीं करता है। मतलब जैसे होता है ना, आपके हुक्म सर आंखों पर, इसी टाइप का है कंप्यूटर। ओके मैं जो बोलूँगा वो तुरंत वो काम करेगा। उसके बाद है एक डिसएडवांटेज है इन्वायरमेंट। देखिए कंप्यूटर को आप साफ सुथरी और धूल से मुक्त जगह में रखना पड़ता है। अगर आप उसको बहुत ही वहाँ पर धूल है, मिट्टी है, उस जगह में आप कंप्यूटर रखेंगे तो बहुत ही जल्दी खराब होने का चांसेस रहता है। उसके बाद नो फीलिंग्स। देखिए कंप्यूटर में कोई भी फीलिंग्स नहीं होता है, कोई इमोशन नहीं होता है। देखिए मान लो मैंने एक दोस्त को बुरी तरह डांट दिया है, उसका दिल दुखेगा, वो रोएगा। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर को पूरा 24 घंटा ही डांटूँ तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं होता है। ओके तो दोस्तों ये था हम लोग का डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। ओके और आगे बढ़ेंगे हम लोग मेमोरी। वाह एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये कंप्यूटर का, मेमोरी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। देखिए मेमोरी, हर कोई मेमोरी के बारे में जानते हैं आप, मैं इससे तो हर कोई परिचित है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज मेमोरी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेमोरी। ओके चलो कंप्यूटर में मेमोरी के बारे में जानते हैं। तो कंप्यूटर में मुख्य दो प्रकार का मेमोरी होता है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। ओके प्राइमरी मतलब होते हैं मुख्य मेमोरी, वो किसी भी कीमत पर चाहिए। और सेकेंडरी मेमोरी होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं होने से भी इजो के चलता है। ओके तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी मेमोरी के बारे में जानेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक रोम जिसको रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है, और एक है रैम जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। भाई साहब इसको आप राम बोल के मत पढ़िएगा, हालांकि RAM इसका प्रोनाउंस हम लोग राम भी करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लैंग्वेज में इसको सबसे पहले हम लोग रोम के बारे में जानते हैं। देखिए इसको प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है, प्राइमरी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरी। तो रोम क्या है, इसका काम क्या है और इसको क्यों हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। पहले रोम रीड ओनली मेमोरी। देखिए इसका नाम ही ऐसा दिया गया है जिसको सिर्फ रीड कर सकता है। ओके तो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ये रीड ओनली मेमोरी क्यों चाहिए हम लोग कंप्यूटर पर। ओके तो मैं बताता हूँ दोस्तों। देखो दोस्तों सबसे पहले हम लोग मान लो मेरे पास एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर को मुझे खोलना है, ओपन करना है। ओके तो हम लोग क्या करते हैं, स्विच में जो स्विच है वहाँ पर हम लोग का जो कंप्यूटर का प्लग है प्लग डालते हैं। उसके बाद जो CPU है सामने, CPU का जो एक बटन होता है पावर बटन, उस बटन को प्रेस करते हैं। ओके और जब हम लोग पावर बटन को प्रेस करते हैं, पावर बटन को प्रेस करने के बाद कंप्यूटर धीरे धीरे खुलता है। उसके बाद हम लोग का जो मॉनिटर है उस स्क्रीन में डेस्कटॉप आता है। ओके तो देखो दोस्तों यहाँ पर सोचने वाला बात यह है कि कंप्यूटर को कैसे पता कि जब उस पावर बटन को प्रेस करना है तो उसे खुलना है और हम लोग के समझ डेस्कटॉप को ला के देना है, इसे कैसे मालूम। ओके देखिए ये चीज रोम नाम के मेमोरी में बोला होता है। ये पहले ही जब कंप्यूटर बनाता है उसी समय उस रोम नाम के मेमोरी में ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है कि भाई अगर किसी ने पावर बटन को प्रेस किया तो आपको कंप्यूटर खोल के देना है। समझ में आ रहा है। ओके इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। ओके देखिए दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर रोम में जो लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन है, अगर उस इंस्ट्रक्शन में कुछ गड़बड़ी हुआ तो मेरा कंप्यूटर खुलेगा नहीं, मैं तो कंप्यूटर में काम ही नहीं कर पाऊंगा। ओके तो देखो ये प्रॉब्लम था, और जहां पर प्रॉब्लम होता है दोस्तों वहां पर सॉल्यूशन भी होता है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम फेस हुआ, इनिशियल स्टेज में ऐसा प्रॉब्लम फेस हुआ, तो इसीलिए साइंटिस्ट ने रिसर्च करके एक ऐसा रोम बनाया गया जिसको PROM बोला गया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। समझा रहा हूँ दोस्तों। देखिए रोम नाम के मेमोरी एक कंप्यूटर में लगा होता है जो फिक्स होता है। ओके अगर उसका इंस्ट्रक्शन कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एक खाली रोम मिलता था जिसको फिर यहाँ से प्रोग्राम कर पाता था, मतलब वहाँ पर नया इंस्ट्रक्शन दिया जाता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था दोस्तों, आप
एक नया रोम में, जो खाली रोम है उसमें एक ही बार आप मतलब प्रोग्राम कर सकते थे, फिर उसको हटा के आप प्रोग्राम नहीं कर सकते थे। तो ये भी एक समस्या हुआ। ओके, तो जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बोल चुका हूँ, जहाँ पर समस्या है वहाँ पर समाधान भी है। ओके, देखिए थोड़ा रिसर्च करके फिर एक ऐसा रोम बनाया गया जिसको ईप रोम बोला गया, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब दोस्तों, जैसे पी रोम में एक ही बार हम लोग उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन ईप रोम क्या गया, ईप रोम में क्या हो गया कि पी रोम में जो इंस्ट्रक्शन है उसको एक ही बार प्रोग्राम कर सकता था, लेकिन ईप रोम में क्या होगा, उसको हटा के फिर से नया से प्रोग्राम कर सकता था। ओके, लेकिन दोस्तों ये जो इंस्ट्रक्शन को हटा के फिर से नए से इंस्ट्रक्शन डालना, ये बहुत ही कॉस्टली था और इसको यूवी रे के जरिए हटाना पड़ता था, अल्ट्रा वायलेट रे के जरिए इसको हटाना पड़ता था, तो जो ज़्यादा ही टाइम टेकिंग था और ज़्यादा ही कॉस्टली था। ओके, तो देखिए अगर इस प्रकार से अगर इतना कॉस्टली रहा तो हर कोई कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसीलिए साइंटिस्ट ने फाइनली बहुत रिसर्च करके एक ऐसा रोम बनाया गया जिसको ई रोम बुलाया गया। ओके, इससे पहले ई प्रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, लेकिन अब इरेजेबल है लेकिन इलेक्ट्रिकली, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोला गया। तो समझ में आया दोस्तों, रोम क्या है, पी रोम क्या है, ई प्रोम क्या है, ई प्रोम क्या है। ओके, तो इसीलिए ये एक प्राइमरी मेमोरी है। अगर रोम हम लोग के पास नहीं है तो हम लोग कंप्यूटर खुलेगा ही नहीं। ओके, चलिए दूसरे पॉइंट में आते हैं, रैम, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। अब इसका काम क्या है भाई, अब ये क्यों चाहिए हम लोग के कंप्यूटर में, ये एकदम इंपॉर्टेंट मेमोरी क्यों है। देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग रोम क्या करता है, कंप्यूटर खोल के हम लोग को दे देता है, तो डेस्कटॉप आ गया। जैसे मुझे अभी काम भी तो करना है ना भाई, मुझे कंप्यूटर में काम भी करना है। तो देखिए अब मुझे काम करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन खोलना पड़ेगा। जैसे मान लो मुझे एक लेटर लिखना है, तो लेटर बनाने के लिए एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन खोलना पड़ेगा। तो जब उसको खोल के मैं काम करूँगा तो कंप्यूटर में एक ऐसा स्पेस होना चाहिए ना जहाँ पर मैं उसको खोल के काम करूँ, तो वो स्पेस देता है रैम। वो स्पेस देता है रैम, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है, और उसको वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। दोस्तों वोलाटाइल मतलब होता है जिस मेमोरी पर डेटा परमानेंटली नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है, मान लो मैं एक कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ, जब तक इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब जब तक मेरा इलेक्ट्रिसिटी है तब तक मैं रैम नाम का मेमोरी में काम कर रहा हूँ, वहाँ पर डेटा रहता है। मान लो हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी फटाक से कट ऑफ हो गया तो वहाँ पर डेटा नहीं रहता है। ओके, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि चलो मतलब मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है मुझे वो काम कर रहा हूँ, वो काम को मैं सेव कर भी तो रखना चाहता हूँ ना इन फ्यूचर के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक एक्सटर्नल मेमोरी होता है। ओके, उस टॉपिक में भी आएंगे हम लोग। एक्सटर्नल मेमोरी होता है, वहाँ पर जाके रखते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग काम कहाँ पर करते हैं, रैम नाम के मेमोरी में करते हैं, और उसको इन फ्यूचर यूजेस के लिए मुझे अपने कंप्यूटर पर सेव करके रखना है, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी में सेव करके रखेंगे। मतलब रैम नाम का मेमोरी से किसी भी फाइल को उठा के हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी में जब जाके रखते हैं, उस प्रोसेस को दोस्तों हम लोग सेव बोलते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं सेव करना, समझ में आ रहा है। रैम का काम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम, जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म देता है कि भाई तुम यहाँ पर काम करो, लेकिन तुम यहाँ पर काम करो, लेकिन तुम यहाँ पर डेटा को परमानेंट नहीं रख सकते हो, रैम। तो चलो आगे बढ़ते हैं। रैम को दोस्तों यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलो दोस्तों स्टैटिक के बारे में जानते हैं। देखिए स्टैटिक रैम, देखिए रैम का अपर वर्जन है, मतलब जैसे जानते हैं दोस्तों हम लोग कोई भी चीज़ नया अपग्रेड होता है तो उसका नया वर्जन और बेहतर बेहतर होते आता है। ओके, तो रैम का दो वर्जन है, एक है स्टैटिक रैम बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है और बहुत ही बढ़िया होता है, और इसमें ना डेटा ट्रांसफर रेट भी बहुत होता है, इसका एक अच्छा एक क्वालिटी है। लेकिन इस ये जो एस रैम होता है ये बहुत ही कॉस्टली होता है दोस्तों, बहुत ही महंगा होता है। ओके, और इसको अफोर्ड कर पाना ना सभी के लिए मुमकिन नहीं है। इसीलिए एक ऐसा रैम बनाया गया जो डायनेमिक रैम बोला गया है। इस डायनेमिक रैम में भी अच्छा ही फंक्शन होता है, लेकिन क्या होता है, डेटा जो ट्रांसफ़र होता है वो थोड़ा सा धीमे होता है मुकाबले अगर स्टैटिक रैम के साथ कंपेयर किया जाए तो। ओके, तो इसीलिए
इस डी रैम में क्या करना पड़ता है, जब मेरे सिस्टम में डी रैम है तो अगर मान लो मैं कुछ डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, तो बीच बीच से मुझे उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। जैसे दोस्तों आप हम लोग जानते हैं कि कभी कभी राइट क्लिक करके रिफ्रेश करता है, डेस्कटॉप में राइट क्लिक करके रिफ्रेश करता है। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों हम रैम को रिफ्रेश कर रहे हैं, मगर अगर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो कहीं बीच पर अटके ना। ओके, इसीलिए हम लोग राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना, मतलब उसको बोलते हैं हम लोग रैम को रिफ्रेश कर रहे हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो डायनेमिक रैम है, इस डायनेमिक रैम को तीन भागों में डिवाइड किया, मतलब तीन प्रकार का डायनेमिक रैम होता है, एक एसडी रैम, एक आरडी रैम और एक डीडीआर। मतलब इसका और अपग्रेड अच्छा अच्छा क्वालिटी का रैम आते गया। ओके, तो अभी दोस्तों मार्केट में जो रैम मिलता है, मतलब अभी जो लेटेस्ट सिस्टम में जो रैम यूज होता है वो डीडीआर रैम होता है। मतलब जैसे DDR1 आया, उसके बाद DDR2, DDR3, DDR4, तो ये रहा रैम का डिस्क्रिप्शन दोस्तों। ओके, तो मार्केट में अभी DDR4 लेटेस्ट रैम चल रहा है। ओके, तो दोस्तों प्राइमरी मेमोरी में हम लोग ने सीखा रोम क्या है, उसके बाद सीखा रैम क्या है, और रैम का रैम को किस किस भागों में डिवाइड किया गया है, किस किस प्रकार का रैम है, DDR1 क्या है, DDR2 क्या है, DDR3 क्या है, DDR4 क्या है। दोस्तों ये रैम और रोम और रैम के बारे में हम लोग ने सीखा। ओके, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई थिंक मैं आशा करता हूँ मैंने आप लोगों को बहुत ही बढ़िया प्रकार से सिखाया है। अगर कहीं पर किसी को कन्फ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं और आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। ओके दोस्तों, अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी को मुख्य मैंने यहाँ पर तीन भागों में डिवाइड किया गया। HDD, इसको हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, और SSD, जिसको सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं, और एक पेन ड्राइव। ये सेकेंडरी मेमोरी है। ओके, देखिए दोस्तों एक्चुअली यहाँ पर जब मेमोरी को डिवाइड किया गया है, यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी में रोम और रैम को रखा गया है, लेकिन दोस्तों अगर लॉजिकली देखा जाए तो हार्ड डिस्क भी एक प्राइमरी मेमोरी होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी का जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में अगर हार्ड डिस्क ही नहीं है तो हम लोग वो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम में रखेंगे कहाँ पर? रोम में नहीं रख सकते हैं, रैम में नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए तो हम लोग हार्ड डिस्क चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर लॉजिकली देखा जाए तो हार्ड डिस्क भी एक प्राइमरी मेमोरी है। ओके, अब देखो दोस्तों यहाँ पर HDD भी हार्ड डिस्क है, SSD भी हार्ड डिस्क है। SSD लेटेस्ट हार्ड डिस्क है और ये HDD की तुलना में थोड़ा सा बढ़िया काम करता है, बढ़िया क्वालिटी का है, जिसमें डेटा ट्रांसफर रेट बहुत बढ़िया होता है। ओके, उसके बाद पेन ड्राइव। दोस्तों पेन ड्राइव तो हर कोई जानते हैं, एक पोर्टेबल मेमोरी है, डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर शेयर करने में बहुत ही बड़ा यूज होता है पेन ड्राइव का। ओके, तो दोस्तों ये रहा मेमोरी का पूरा डिस्क्रिप्शन। मैंने पूरा मेमोरी के बारे में आप लोग को बता दिया है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। और किसी को कोई कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं और अच्छा से आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। ओके, चलो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मेमोरी के बारे में हम लोग ने जाना, और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मेमोरी यूनिट, देखिए मेमोरी को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। ओके, उसका यूनिट और डिस्क्रिप्शन किस प्रकार से दिया गया है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जैसे हम लोग के पास करेंसी, जैसे हम लोग के इंडियन करेंसी को रुपी बोलता है। देखिए उसमें सबसे छोटा होता है 1 रुपी, उसके बाद 2, 3, 4। ओके, किस यूनिट में डिवाइड किया गया है? छोटा होता है 1 रुपीज़। 1 रुपीज़ मतलब हम लोग जानते हैं उसका वैल्यू क्या है। 100 रुपीज़ का वैल्यू क्या है, 200 का वैल्यू क्या है, 1000 का क्या है, 10 लाख का, 1 लाख का क्या है, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जब छोटा यूनिट को हम लोग उसका वैल्यू जानेंगे तो दोस्तों आगे आगे जो बड़ा यूनिट होता है उसका वैल्यू भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट होता है बिट। ओके, सबसे छोटा, जैसे हम लोग का करेंसी में, इंडियन करेंसी में सबसे छोटा होता है 1 रुपी, छोटा होता है बिट, 1 बिट। ओके, 1 बिट सबसे छोटा यूनिट। ओके, और एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, मेमोरी ऑलवेज डबल डिजिट में बढ़ता है। मतलब 1 + 1 कितना हुआ 2, 2 + 2 कितना हुआ 4, 4 + 4 कितना हुआ 8। इस प्रकार से बढ़ता है, ये 1, 2, 3, 4 करके नहीं बढ़ता है। ओके, देखिए दोस्तों सबसे छोटा यूनिट है बिट, 1 बिट, और 1 + 1 कितना हुआ 2, 2 + 2 कितना हुआ 4 बिट्स। तो 4 बिट्स इजिकल टू यहाँ पर डिवाइड किया गया है 1 निबल। 4 बिट्स इजिकल टू क्या है 1 निबल है। उसी प्रकार से 4 + 4 इजिकल टू 8 बिट्स।
ओके, और 8 बिट्स को यहाँ पर डिवाइड किया गया है 1 बाइट में। ओके दोस्तों, देखिए 1 बाइट मतलब होता है, आप जैसे सामने देखिए यहाँ पर मैंने ए लिखा है, ए एक कैरेक्टर को रखने वाला स्पेस को हम लोग 1 बाइट बोलते हैं। अगर मेरा मेमोरी में 1 बाइट स्पेस है तो मैं वहाँ पर ए जैसा एक कैरेक्टर को रख सकता हूँ, उतना स्पेस को 1 बाइट बोला गया है यहाँ पर। इसी प्रकार दोस्तों, अब 8 और 8 16 हुआ, 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 32 64, 64 64 128 128 128 256 256 256 512 और 512 512 1024। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं पर जाके तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। जैसे जैसे हम लोग भी करेंसी में भी 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ होते 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 जब 100 रुपीज़ हो जाता है उसको हम लोग 100 बोलते हैं, 1000 हो जाता है तो उसको हम 1000 बोलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी डिवाइड किया गया। जब ए 1 बाइट 2 बाइट 4 बाइट 8 बाइट होते होते जब 1024 बाइट्स हुआ तो उसको एक 1 किलो बाइट बोला गया, केबी, जिसको हम लोग केबी बोलते हैं, 1 किलो बाइट। उसी प्रकार से 1024 जब किलो बाइट हुआ तो उसको हम लोग 1 मेगाबाइट, जिसको 1 MB हम लोग जानते हैं दोस्तों, 1 MB GB। ओके, तो यहाँ पर 1024 किलो बाइट्स इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट्स। उसी प्रकार से 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1 एक्साबाइट, 1024 exabyte is equal to 1 zettabyte, 1024 zettabyte is equal to 1 yottabyte, 1024 yottabyte is equal to 1 gruntobyte, 1024 gruntobyte is equal to 1 ziptobyte बोला गया है दोस्तों यहाँ पर। तो मेमोरी को यहाँ तक अभी यूनिट को डिवाइड किया गया है दोस्तों। ओके, तो ये रहा मेमोरी और उसका यूनिट एंड डिस्क्रिप्शन। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर भी समझ में आया है। ओके, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर जानते हैं हार्डवेयर। इससे पहले मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया रोम क्या है, रैम क्या है, हार्ड डिस्क क्या है ना, और प्रोसेसर क्या है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। ओके, तो मैं देखना चाहता हूँ दिखने में कैसा है, हाँ, हाउ डज इट लुक लाइक्स, कैसे दिखने लगता है। तो ये रहा दोस्तों, ये है रोम, जिसको हम लोग बोलता है रीड ओनली मेमोरी। ये दिखने में ऐसा होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है रैम, कंघी जैसा है ना, कंघी जैसा, जैसे हम लोग बाल में कंघी करते हैं। ये है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। ये है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, इसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो ये क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी है। उसके बाद ये SSD। ओके, ये हार्ड डिस्क भी है लेकिन HDD के मुकाबले थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का है। ओके, उसके बाद दोस्तों पेन ड्राइव, हर कोई जानते हैं पेन ड्राइव। ये रहा दोस्तों CPU, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। और ये रहा दोस्तों ये मुझे बताइए कि ये चीज़ क्या है, दिखने में ऐसा लग रहा है बहुत सारा क्या है, आई डोंट नो किस प्रकार की क्या है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि ये क्या चीज़ है। ओके, हार्डवेयर के बारे में हम लोग ने जाना। तो फिर दोस्तों आगे बढ़ते। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अब बोर तो नहीं हो रहे हो, आप लोग ने ध्यान से देखा तो आप लोग को जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं पर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक आज का जो फंडामेंटल क्लास है, ये फंडामेंटल क्लास यहाँ जाके अंत हो चुका है दोस्तों। तो मैंने क्या किया, जो फंडामेंटल क्लास है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो फंडामेंटल क्लास है इसमें हम लोग जानेंगे यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन वेरियस फील्ड, किस किस फील्ड में कंप्यूटर का किस प्रकार से यूज किया जाता है, और जनरेशन इन कंप्यूटर का कौन सा जनरेशन है। देखिए कंप्यूटर का 5 जनरेशन है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। ओके, और हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों मैंने 2 वीडियो बनाया है फंडामेंटल क्लास का, उस 2 वीडियो में कंप्यूटर पूरा डिटेल्स में 1 बाय 1 दिया हुआ है दोस्तों। जाते जाते दोस्तों एक क्वेश्चन है आपके लिए, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन है आप लोगों को, इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।